सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करें आज का कार्यक्रम। हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में ग्राम एटॉमिक मास समझा था, ग्राम एटॉमिक मास। और हमने देखा था कि हाउ ग्राम एटॉमिक मास इज डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास था, ग्राम एटॉमिक मास एब्सोल्यूट मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम यूनिट, है ना। आई होप इट्स आवर लेक्चर 5। सो मोल कॉन्सेप्ट, लेक्चर 5 ऑन 29th अप्रैल 2020। तो ग्राम एटॉमिक मास के बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसी का एक्सटेंशन मैं आपको कराने जा रहा हूं आज। दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। Just like gram atomic mass, gram molecular mass is mass of one mole of a compound expressed in gram unit. Understood? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लें किसी कंपाउंड का और उसको तराजू पे जाके वजन ले उसका, तो जो मास आएगा दैट विल बी कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। सो इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम यूनिट। अब जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का ही। इसका मॉलिक्यूलर मास जो रिलेटिव था, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 1 × 2 + 16, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो ये 18 AMU हो जाएगा। इसके 1 मोल का मास क्या होगा? 18 × AMU × एवोगाड्रो नंबर। Mass of 1 mole water will be equal to 18 × AMU mass into Avogadro number। और हमने सीखा है कि ये होता है 1 ग्राम, तो इसलिए ये हो जाएगा 18 ग्राम। यानी कि मॉलिक्यूलर मास ही बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि 1 मोल ऑफ AMU इज 1 ग्राम। समझ गए? तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हम इस तरह से मालूम करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 10 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स ऑफ वाटर होंगे, तो उसी तरह का फॉर्मूला एक हम देख सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मोल होता है? 1 मोल। और इसलिए 10 ग्राम में सिंपल यूनिटरी मेथड से कितना हो जाएगा? 1/18 × 10। तो अगर इसे हम जनरलाइज करके लिखना चाहें तो ये क्या है? मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, which is number of moles। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में सिमिलरिटी क्या है कि ये दोनों 1 मोल का मास है। अगर कोई प्योर एटम है तो उसके लिए ग्राम एटॉमिक मास, और अगर कोई मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो उसके लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो वी हैव 2 थिंग, ग्राम एटॉमिक मास and gram
मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, बोथ फॉर 1 मोल। ये एटम के लिए यूज होगा, जैसे आयरन के लिए, सोडियम के लिए, कैल्शियम के लिए, पोटेशियम के लिए। आयरन का ग्राम एटॉमिक मास 56 ग्राम पर मोल, सोडियम का 23 ग्राम पर मोल, कैल्शियम का 40 ग्राम पर मोल। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, आपको दिया जाता है पेपर में 39 ग्राम पर मोल। जो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसके लिए ग्राम एटॉमिक मास, और जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जैसे क्लोरीन 35.5 होता है ग्राम एटॉमिक मास इंटू 271 ग्राम पर मोल, या मीथेन 12 + 4 16 ग्राम पर मोल। अब ये दोनों एक ही टाइप का क्वांटिटी है, सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल का फर्क है, और इसलिए अब यहां से इन दोनों के लिए हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, मोलर मास, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। मोलर मास इज सिंपली मास ऑफ 1 मोल। अगर एटम के लिए लगाएंगे तो वो मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल के लिए लगाएंगे, कंपाउंड के लिए लगाएंगे, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। समझ गए? सो मोलर मास is simply mass of 1 mole of substance। वो सब्सटेंस प्योर एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, और मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। फिर से कोई एग्जांपल इसको लेके समझते हैं। सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका अब मोलर मास अगर मुझे लिखना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 32 44 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ CO2 एवोगाड्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल को लेके बैलेंस पे अगर वजन करेंगे तो उसका मास आएगा 44 ग्राम। तो अगर कोई हमसे पूछे कि 8 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन हाउ मेनी मोल्स, तो कैसे हम इसको आंसर करेंगे? पहले यूनिटरी मेथड से 44 ग्राम CO2 कंटेन 1 मोल, so 8 ग्राम CO2 will contain 1/44 into 8, it is 8/44 mole. Our intent is to define a relation between number of moles, mass and molar mass. ये मास है, ये मोलर मास है, और इसका रेशियो नंबर ऑफ मोल आया। सो नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम स्टैंडर्ड एन से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन molar mass. This is an important relation we will be using today for so many calculations. So gram atomic mass, gram molecular mass clear, और molar mass number of moles and mass में क्या रिलेशन है, मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। Now let us use it. इसको यूज करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। डायरेक्ट वो भी कैलकुलेशन आता है, प्लस रेस्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री में यू विल बी यूजिंग एवरीवेयर, हर जगह हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्ट विथ अ सिंपल सिचुएशन। कह रहा है determine
number of atoms present in 12 लेते हैं, 12 ग्राम ऑफ वाटर। 12 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल। वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के। तो अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर लें वाटर का, 12 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो जो भी मॉलिक्यूल आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा ना। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता करना हो तो फॉर्मूला अभी भी लिखा था, मास अपॉन मोलर मास। मास इज हाउ मच? 12 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर 18, 6263, so 2/3 मोल्स। अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट विल बी 2/3 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 का पावर 23। ये नंबर ऑफ मोल है, इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। 6.022 को अप्रोक्सीमेटली 6 ले सकते हैं, so it is 32, so 4 into 10 का पावर 23, and one molecule contain 3 atoms, so number of atom into 3 हो जाएगा। number of atoms will be what? number of molecule into 3, 4 into 10 का पावर 23 into 3, so it is 12 into 10 का पावर 23 atoms. So 12 gram of water contain 12 into 10 का पावर 23 atoms of atoms, that will be combined atom of hydrogen and oxygen. समझ में आ गई बात? एक और सिचुएशन देखो। अब इस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। मोलर मास पे काफी अच्छे क्वेश्चन के स्कोप बनते हैं। कह रहा है डिटरमिन मास ऑफ ग्लूकोज which contain as many molecules as in 5 gram of water। 5 ग्राम वाटर में जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का लें तो उसका मास क्या होगा? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स अगर हम मालूम करें वाटर का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास, मास इज 5 अपॉन 18 मोल। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर दोनों के मॉलिक्यूल इक्वल हैं तो मोल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है, और एवोगाड्रो नंबर ये कांस्टेंट है। इसलिए अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज और वाटर के इक्वल हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज required is 5/18 and therefore mass of glucose will be what? N into M. मास अपन मोलर मास नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास मास हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5/8 इंटू 180। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 900/8। So it is 900/8। तो सॉल्व करें 4 से 4 2 जा 4 से 22 4 2 जा 8 1 9 1 5 15 तो 4 3 जा 900/4 करेंगे तो 900 डिवाइडेड बाय 4 is 225. So it will be 112.5 gram. So 112.5 gram of glucose and 5 gram of water में number of moles equal होगा। समझा? एक और सिचुएशन देखो, एक और सिचुएशन देखो। कह रहा है what mass of heptane contain 10 का पावर 24 atoms। That is very important to focus on। नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है, पूछ रहा है हेप्टेन का कितना मास ले लें कि उसमें इतने एटम्स होंगे। अगर हम हेप्टेन का फॉर्मूला देखें, हेप्टेन इज व्हाट? हेप्टेन इज C7H16 और इसमें 23 atoms, has 23 atoms in one molecule। हमें नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। 23 एटम में 1 मॉलिक्यूल, तो 10 का पावर 24 एटम में, therefore 10 का पावर 24 एटम्स will be present in 10 का पावर 24/23 molecules। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आ गया हेप्टेन का, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स विल बी व्हाट? 10 का पावर 24/23 डिवाइडेड बाय 6.022 10 का पावर 23। ये 23 से 23 जाएगा तो ऊपर 10 रह जाएगा। सो इट इज 10/23 इंटू 6 मोल। हेप्टेन का मोलर मास देख लेंगे, एग्जैक्टली 100 आता है। तो नंबर ऑफ मोल आ गया, तो मास ऑफ हेप्टेन क्या हो जाएगा? मास ऑफ हेप्टेन हो जाएगा 10/23 इंटू 6 इंटू 100 ग्राम।
So it will be 1000 divided by 23 divided by 6, 7.24 gram. 7.24 gram. So this much mass of heptane will contain 10 का पावर 23 atoms. समझ में आ रहा है कि किस तरह से मोलर मास धीरे धीरे अपना रियल शेप ले रहा है. मास, मोलर मास, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इन सबको हम रिलेट कर रहे हैं. एक सिचुएशन जरा देखो. कह रहा है ए मेटल ऑक्साइड as formula M2O3 and it contain 72% metal by mass. Determine molar mass of metal. एक सिचुएशन है, फॉर्मूला दिया हुआ मेटल ऑक्साइड का. अगर मेटल ऑक्साइड का 100 ग्राम ले लें, मेटल ऑक्साइड का 100 ग्राम ले लें तो उसमें 72 ग्राम मेटल होगा एंड रेस्ट 28 ग्राम ऑक्सीजन होगा. उसी तरह से अगर हम 1 मोल ले लें मेटल ऑक्साइड का, इफ 1 मोल ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो 1 मोल मेटल ऑक्साइड का मास क्या होगा? मेटल ऑक्साइड का मोलर मास का मास 2 इंटू मोलर मास ऑफ मेटल. मेटल का मोलर मास m ही ले रहा हूं मैं. अब प्लस 3 इंटू 16, कितना हो जाएगा? 2m प्लस 48 ग्राम. ये 1 मोल मेटल ऑक्साइड का मास है. कोई भी मास लेंगे तो उसमें 72% मेटल होगा. 1 मोल लेंगे तो उसमें भी 72% मेटल होगा. और एक्चुअली 1 मोल में मेटल है कितना ग्राम? 2m ग्राम. तो बताओ इस टोटल मास का 72% 2m होगा कि नहीं? क्योंकि इस टोटल मास में मेटल कितना है? 2m ग्राम. और मेटल है कितना? 72%. तो टोटल मास का 72% 2m होगा. सो 2m प्लस 48 का 72/100, बताओ ये 2m होगा कि नहीं? समझ में आया? हमने 1 मोल लिया कंपाउंड का, 1 मोल कंपाउंड का मास हो जाएगा मोलर मास. उसके अंदर मेटल 2m और वो 72%. इसको अगर हम सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करें, तो ये कितना आ जाएगा? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 4 से मैं इसको कैंसिल करता हूं. 4 से 18, इधर 25. इस 25 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो. 18 इंटू 2 36m प्लस 48 इंटू 18 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 50m. 50m में से 36m उधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 14 बचेगा.
So 14m is equal to 48 into 18. So m is equal to 48 into 18 upon 14. कितना हो जाएगा ये? 48 into 18 divided by 14. 48 into 18 divided by 14. It is 61.7. अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 62 ग्राम। तो इस तरह से हम मोलर मास को सॉल्व कर रहे हैं। इसको एक अल्टरनेटिव तरीके से मैं बताता हूं। M2O3 में अगर 72% मेटल है तो 28% ऑक्सीजन भी है, और इसका 1 मोल का मास अभी हमने देखा था 2m प्लस 48 है। इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है? 48 ग्राम इस टोटल मास में, और ऑक्सीजन बाय परसेंटेज कितना है? 28। तो बताओ इसका 28% 48 होगा कि नहीं? So 2m प्लस 48 का 28 अपॉन 100 इज 48। इसका बेनिफिट क्या होगा? ऊपर में राइट साइड में भी m आ गया था, सब्ट्रैक्शन वगैरह करना पड़ा था, इसमें डायरेक्ट ही m आ जाएगा। इधर 4 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 7 जा 28, 4 से इधर 12, so 1200, 7 into 2 14m, plus 48 into 7 is equal to 1200. So m will be 1200 minus 48 into 7 divided by 14. सिंप्लीफाई कर दें, वही आ जाएगा 48 into 7, 48 into 7, 336, 1200 minus 336 divided by 14, 61.7, 62 ग्राम पर मोल। यही ब्यूटी है मोल कॉन्सेप्ट की, कि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमें कई तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए। कोई एक पैटर्न नहीं है मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन का। इट इज डेवलपिंग इंटेलिजेंस ऑफ केमिस्ट्री। अगर ऐसा ही एक और सिचुएशन, परिस्थिति मैं सामने आपके रखूं, कह रहा मेटल सल्फेट MSO4, a metal sulfate MSO4 has 36% metal by mass. Determine molar mass of metal. सल्फर का 32 होता है ग्राम पर मोल। वही सिचुएशन है, सिमिलर सिचुएशन, कि हमारे पास मेटल सल्फेट अगर इसके 1 मोल का मास लें तो क्या हो जाएगा? m प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 m प्लस 96 ग्राम। ये 1 मोल का मास है।
और 1 मोल के अंदर मेटल कितना है, m ग्राम। 1 मोल के अंदर मेटल कितना है, 36%। कोई भी मास लेंगे 36% ही होगा। तो बताओ इस मास का 36% m होगा कि नहीं। Therefore m प्लस 96 का 36/100 इज इक्वल टू m। यहां से 4 से 4 9 जा 25, तो इधर हो जाएगा 9m प्लस 96 इंटू 9 विल बी 25m। सो 25 में से 9 चला गया 16, सो 96 इंटू 9 इज इक्वल टू 16m। 16 6 जा 96, so m is equal to 54 ग्राम पर मोल। इसे फिर से हम वैसे भी कर सकते थे कि अगर 36% मेटल है तो 64% सल्फेट है, और सल्फेट का मास 96 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे m प्लस 96 का 64/100 इज 96। यहां से भी हम m को सॉल्व करेंगे तो 54 ग्राम पर मोल आ जाएगा। समझ रहे हैं कि किस तरह से मोल कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। मोलर मास को तरह तरह से डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब एक न्यू सिचुएशन लो, कह रहा है hydrated MgSO4 on heating loses 51.2% of mass and becomes anhydrous. Derive formula of hydrated salt magnesium का एटॉमिक मास 24 ग्राम पर मोल है, ग्राम एटॉमिक मास। काफी कुछ सिचुएशन वही है जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। सबसे पहले हाइड्रेटेड सॉल्ट का एक हमें जनरल फॉर्मूला अगर लिखना हुआ तो बताओ हाइड्रेटेड सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला क्या हम MgSO4.x H2O लिखेंगे। 51.2% मास लॉस हो जा रहा है हीट करने पे। वो मास किसका जा रहा है, वाटर का। यानी कि अगर 100 ग्राम सॉल्ट लेंगे तो उसमें से 51.2 ग्राम मास वाटर का होगा। तो कोई भी मास लेंगे तो उसका 51.2% उसमें वाटर होगा इस सॉल्ट का। 1 मोल अगर ले लें इस सॉल्ट का तो उसमें भी 51.2% वाटर होगा कि नहीं। और 1 मोल के अंदर वाटर का x मोल है तो उसका मास क्या हो जाएगा 18x। यानी कि अगर इसके हम 1 मोल का मास लिखें
तो क्या ये 24 प्लस 32 सल्फर का प्लस 64 ऑक्सीजन का प्लस 18x ग्राम 4 6 4 2 6 4 10 1 6 1 7 3 10 2 12 120 प्लस 18x ग्राम। इसके अंदर 51.2% है वाटर, और वाटर का मास है कितना इसके अंदर, ये वाला। ये मास इस टोटल का 51.2% होगा कि नहीं। तो क्या हम लिखेंगे, देयरफॉर 120 प्लस 18x का 51.2 अपॉन 100 इज 18x। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो x का एक होल नंबर वैल्यू आएगा, और इसलिए कैलकुलेशन करते समय थोड़ा बहुत हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। x का हमें एक लमसम वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, ये देखो मैं इसको लगभग सॉल्व कर दे रहा हूं। तो ये 120 प्लस 18x इज इक्वल टू 36x। सो x विल बी इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 18। ये अप्रॉक्सीमेटली 7 है, 18 7 जा 126 होता है। यानी कि फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MgSO4.7H2O। समझे नहीं ना? चलो एक और हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या करते हैं। कह रहा है 5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट ऑन हीटिंग rendered anhydrous and gives 4 gram of solid residue. Deduce formula of हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला बताना है। अब जिंक का एटॉमिक मास 65 दिया हुआ है। फिर से क्या करेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट का एक फॉर्मूला हम एज्यूम करेंगे कि ये कुछ ZnSO4 डॉट XH2O रहा होगा। इसके 5 ग्राम अगर लेते हैं तो 4 ग्राम सॉलिड रेसिड्यू मतलब 1 ग्राम इसमें वाटर होगा। जब इसको हीट किया होगा तो इससे ZnSO4 के 4 ग्राम और XH2O 1 ग्राम मिला होगा। अब इसी रिलेशन से मुझे X मालूम करना है। कैसे? सबसे सिंपल तरीका तो यह है कि हम इस कंपाउंड का, ओरिजिनल कंपाउंड का
मोलर मास निकाल लें। और वो कैसे आएगा? यूनिटरी मेथड से, क्योंकि इसके 1 मोल से 1 मोल जिंक सल्फेट का मिल रहा है। तो अगर हम जिंक सल्फेट का मोलर मास देखें तो जिंक सल्फेट का मोलर मास कितना हो जाएगा? 65 प्लस 32 प्लस 64, 4 2 6 5 11, 1 6 1 7 3 10 6 16। ये जिंक सल्फेट का मोलर मास है। अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं और कहें कि 4 ग्राम अगर 5 ग्राम से मिलता है तो 161 कितने से मिलेगा? वो इसका मोलर मास होगा कि नहीं? क्योंकि इसके 1 मोल से 1 मोल जिंक सल्फेट का मिलेगा। तो उसी तरह से पहले कर लेते हैं। हम लिखेंगे 4 ग्राम जिंक सल्फेट फ्रॉम 5 ग्राम ZnSO4.XH2O। Therefore 161 gram zinc sulfate from 5/4 into 161, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 5 divided by 4 into 161, 201.25 ग्राम ZnSO4.XH2O। ये 1 मोल जिंक सल्फेट का मास है तो ये 1 मोल इसका मास होगा। तो ये बताओ कि ये 201.25 क्या ये 161 प्लस 18x होगा? 161 इस पार्ट का मास हो गया, 18x इसका मास हो गया। तो जब x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 201.25 माइनस 161 डिवाइडेड बाय 18 और ये 40.25 बाय 18 अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। और इसलिए सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा ZnSO4.2H2O। समझ गया? एक अल्टरनेटिव तरीका इसके करने का देखो। जब 4 ग्राम जिंक सल्फेट मिलता है तो 1 ग्राम वाटर मिलता है। तो क्या हम मालूम कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से कि अगर 161 ग्राम जिंक सल्फेट मिलता है तो कितना वाटर मिलेगा? और वो जो वाटर मिलेगा वो x मोल वाटर का मास होगा, वो 18x होगा ना? ऑल्सो 4 gram zinc sulfate then 1 gram water. So 161 ग्राम जिंक सल्फेट का जब मिलेगा तो पानी कितना मिलेगा? 1/4 इंटू 161 ग्राम ऑफ वाटर, ये 40.25 ग्राम वाटर आ जाएगा। और ये 40.25 ग्राम ऑफ वाटर 18x होगा ना? यहां से फिर x की वैल्यू वही अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो मोलर मास को डिफरेंट एंगल से हम देख रहे हैं। ये सब अगर आपको
सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती है तो आप इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, और तब भी नहीं समझ में आती है तो मैंने आपको एक डाउट का टाइम भी दे रखा है 5 to 6 VSEE VC के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं और क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने डाउट को। तो और कुछ लेते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं, कह रहा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जानते हैं ना, ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। क्लोरोफिल contains magnesium as only metal. If chlorophyll has 0.06% metal by mass, determine minimum, that is important, molar mass possible for क्लोरोफिल। मैग्नीशियम का मोलर मास गिवन है 25 ग्राम पर मोल। सिचुएशन को इमेजिन करने आना चाहिए और कुछ नहीं। अगर हम क्लोरोफिल के एक मॉलिक्यूल लें और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम के एटम कम से कम कितना हो सकता है, 1। एटम्स इंडिविजुअल होता है तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम 1 हो सकता है। हम पहले वही रख के देखते हैं। मान लो इसके अंदर 1 mg है। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है तो 5 मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम होगा। सो 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल में 1 मोल ऑफ mg होगा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल क्लोरोफिल में 1 मोल mg और 1 मोल mg का मतलब 24 ग्राम mg, और 1 मोल क्लोरोफिल का मास उसका मोलर मास होगा। सो 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल का मोलर मास का 0.06% 24 होगा कि नहीं? क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ही तो मैग्नीशियम है। और हमने अभी एक रिलेशन लिया है कि 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल कंटेन 1 मोल ऑफ mg, 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल कंटेन 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। सो मास ऑफ 1 मोल मोलर मास ऑफ क्लोरोफिल अगर हम m ले लें तो इस m का 0.06% 24 होगा कि नहीं? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम कितना है, 0.06%। तो 1 मोल लेंगे तो उसमें भी 0.06% होगा। अब 0.06% m का अगर लें तो वो 24 होगा, क्योंकि 1 मोल में 24 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट सिचुएशन में हमने देख रखा है।
तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.06, so it will be इंटू 100 करके डेसिमल निकाल दो तो 644 पे 40,000 ग्राम पर मिनट। अब पॉइंट ये है कि ये मिनिमम कैसे हुआ। तो हमने ये एक एजम्पशन लिया था पीछे कि 1 मोल ऑफ Mg कंटेन 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल कंटेन 1 मोल ऑफ Mg। अगर हम ये एज्यूम करें कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 Mg नहीं है तो फिर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, होल नंबर में होगा। अगर इसका सिर्फ 2 ही ले लो तो ये 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल में 2 मोल ऑफ Mg हो जाएगा और 2 मोल ऑफ Mg का मास 24 ग्राम हो जाएगा। और जब वो 24 ग्राम लोगे यहां पे तो M जो आएगा वो इसका डबल आएगा, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम 1 रखेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग मोलर मास आएगा वो मिनिमम आएगा। उसके मल्टीपल में जब 2 Mg लेंगे तो 1 मोल ऑफ क्लोरोफिल में 2 मोल Mg का हो जाएगा, 2 मोल Mg का मास 48 ग्राम हो जाएगा। यहां 24 की जगह 48 जब रखेंगे तो मोलर मास डबल आएगा। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर हम ऐसा मान लें कि 4 एटम है Mg का तो 1 मोल में 4 मोल ऑफ Mg हो जाएगा। 4 मोल ऑफ Mg का मास 24 इंटू 4 96 ग्राम हो जाएगा। और यहां जब 96 ग्राम रखेंगे तो मोलर मास क्या आ जाएगा, इसका 4 गुना आ जाएगा। तो जो अभी आया है मोलर मास वो मिनिमम मोलर मास है। समझे आप लोग। एक और सिचुएशन देखते हैं, इसी से मिलता जुलता है। कहा जा रहा है हीमोग्लोबिन contain iron as only metal। हमारे आरबीसी में ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, आयरन एज ओनली मेटल एंड रेस्ट्स आर नॉन मेटल्स, बाकी सब नॉन मेटल्स। इफ hemoglobin contain 0.35% metal and its molar mass is 64,000 gram per mole, determine the number of iron atoms present in a molecule of hemoglobin। आयरन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 56। मोर और लेस प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। इस बार नंबर ऑफ एटम्स नोन नहीं है, मालूम करना है। ये बताओ कि अगर हम ये मान लें कि if one molecule of hemoglobin contain X atoms of iron
तो 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन में x मोल आयरन हो जाएगा। 1 मोल ऑफ hemoglobin will contain x mole of iron, और x मोल आयरन का मास क्या हो जाएगा? x मोल ऑफ आयरन, x मोल ऑफ आयरन मीन्स 56x ग्राम ऑफ आयरन। होगा ना? 56x ग्राम ऑफ आयरन। अब 1 मोल हीमोग्लोबिन का मास दे रखा है। 1 मोल हीमोग्लोबिन है 64,000 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। इतने ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन का मास 56x ग्राम, और वो 0.35% है हीमोग्लोबिन का। तो क्या 64,000 का 0.35% 56x होगा? जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 0 2 0, तो x कितना आ जाएगा? यहां से x आ जाएगा 64 इंटू 3.5। मैं इसको लिख रहा हूं 64 इंटू 3.5। इस जीरो को 3.5 कर दिया मैंने, 35 से 10 मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 56। 8 से 8 8 जा 8 7 जा 7 से 0.5, so it is 4 atoms of iron per molecule of hemoglobin। कुछ समझ में आ रहा है क्या सॉल्व कर रहे हैं हम? कोशिश करना समझ में आएगा। ऐसा क्या है? आजकल बड़ा कोरोना वायरस चल रहा है। एक हम भी सॉल्व करते हैं कोरोना पे ही। जिसको देखो कोरोना ही किए रहता है, तो हम लोग भी एक सॉल्व करते हैं। कह रहा है a new coronavirus detected recently in China has uniform cylindrical shape। Diameter of the virus is 200 angstrom। Length is 5,000 angstrom and density is 1.2 gram per cc। Determine molar mass of this virus। इस वायरस का मोलर मास क्या है? कैसे मालूम करें? अब जो गिवन डायमेंशन है सिलेंड्रिकल है, डायमीटर दिया है तो रेडियस दिया है, लेंथ दिया है तो वॉल्यूम आ जाएगा। अगर एक सिलेंडर का एक वायरस का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर लें तो हम सबको मालूम मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास आ जाएगा। वो एक वायरस का मास होगा।
इनटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे, 1 मोल का मास हो जाएगा। इतनी सी तो बात होती है, समझ गया ना? तो अगर वायरस को हम दिखाएं तो वो वायरस करा यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल है, जिसका रेडियस 100 एंगस्ट्रॉम है, डायमीटर 200 था और इसकी लेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो बताओ वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एल होगा, लेकिन हमें डेंसिटी दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। यूनिट का ध्यान रखना है, हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तभी इस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आएगा। और उसके लिए हमें रेडियस और लेंथ दोनों सेंटीमीटर में चाहिए। रेडियस 100 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज 1 एंगस्ट्रॉम, मैंने पीछे बता रखा है आपको, 10 का पावर -10 मीटर होता है। ये हो जाएगा 10 का पावर -8 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर -8 मीटर, और ये 10 का पावर -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसी तरह से लेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, सो 5000 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, मैंने सीधा एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर लिखा है। ये हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -5 सेंटीमीटर। और इसलिए वॉल्यूम ऑफ वायरस कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इज दिस 10 का पावर -6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू लेंथ 5 इंटू 10 का पावर -5, सो -6 स्क्वायर -12 और 5 -17, सो 5 पाई इंटू 10 का पावर -17 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो हमें मास ऑफ वायरस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज 5 पाई इंटू 10 का पावर -17, डेंसिटी ऊपर दे रखा था मैंने 1.2, ये आ जाएगा ग्राम। सो 5 इंटू 1.26, so it is 6 pi into 10 का पावर -17 ग्राम। ये तो 1 वायरस का मास हुआ ना, तो 1 मोल ऑफ वायरस का मास क्या हो जाएगा, सो मास ऑफ 1 मोल will be 6 into 3.14 into 10 का पावर -17, 14 पाई का वैल्यू रख दिया 3.14, इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 17 6 23, 10 का पावर 6 उधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6 इंटू 3.14 इंटू 6 ही ले लो, इंटू 10 का पावर 6, ये हो जाएगा 36 इंटू 3.14, 113 है ये, 113 इंटू 10 का पावर 6 ग्राम। ये आ गया इस नए कोरोना वायरस का मोलर मास। मोलर मास पे काफी अच्छे क्वेश्चन आईआईटी में आ रखे हैं और उसमें कुछ वैरायटी मैंने आपको करवाया। अब यहां पे
एक बुक की ज़रूरत है, लेकिन अभी मार्केट में लॉकडाउन है, सो आई डोंट नो कि बुक्स वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। वैसे मैं देख रहा था टेलीविज़न में बुक शॉप खोलने के लिए परमिशन दी गई है, तो अभी अगर मिलता है तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर जब मिलेगा तब आप अरेंज करेंगे एक बुक, जिससे कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी प्रैक्टिस साथ में होना चाहिए। और थोड़ा सा उसमें ढेर सारे सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह भी हैं, तो इसलिए उस बुक को अब अपने साथ एक रेफरेंस बुक, एक टेक्स्ट बुक की तरह रखना है। उस बुक का नाम है एसेंशियल फिजिकल केमिस्ट्री बाय अरिहंत पब्लिकेशन। उसमें आपको ऐसे ढेर सारे और इससे भी ज्यादा अच्छे चैलेंजिंग बड़े बड़े क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। कुछ सॉल्व मिलेंगे, कुछ अनसॉल्व मिलेंगे, और मैं तो आपको इस पे डीपीपी अभी दूंगा ही। आज मैं डीपीपी अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप साथ में पैरेलली सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो अगले पीरियड में हम मोलर मास पे एक दो थोड़े बड़े क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जिसके बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन में कैलकुलेशन करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स ए वेरी ह्यूज चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है अगर हम कंपटीशन के एंगल से देखें। अगर हम एप्लीकेशन के एंगल से भी देखें तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री 50% ऑफ द सिलेबस, और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का ये बैकबोन है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से आज यहां पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, जैसा मैंने आपको कहा, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वो क्वेश्चन का फायदा तभी आप ले सकते हैं जब आज जो पढ़ा है उसको आप पूरा 100% थॉरोली समझ लें। थैंक यू।